11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करें, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पेशे के बारे में। पेशे के लक्षण और विशेषताएं हम डिस्कस करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है, फीचर्स या विशेषताएं क्या चीज़ होती हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, उसके बारे में विस्तार से डिटेल में बताते हैं, उसको बस पॉइंट्स बना के लिख दो, वही विशेषताएं होती हैं। अब पेशे के बारे में विशेषताएं देखेंगे। पहला पॉइंट है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज नॉलेज। पेशेवर व्यक्ति जो है होता है, उसके पास कोई विशेष जानकारी होती है, जैसे कोई इंजीनियर है, उसने विशेष पढ़ाई की है, डॉक्टर है, उसने विशेष पढ़ाई की है, तो विशेष ज्ञान के आधार पर वो सेवाएं प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा विकास, डेवलपमेंट बाय द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जब एक व्यक्ति ट्रेनिंग प्राप्त करता है, ट्रेनिंग मतलब कैसे काम करना है वो सीख लेता है, तो उसका ज्ञान बढ़ जाता है, उसका विकास होता है। और अनुभव द्वारा विकास, जितना ज़्यादा साल हमें हो जाएंगे उस काम को करते हुए, उसे अनुभव हो जाएगा, उतना ही एक्सपीरियंस हमारे को हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा हम विकसित हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है केंद्रीय संगठन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जितने पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे एक विशेष ऑफिस बोलें उसके अंडर कार्य करते हैं, उसे केंद्रीय संगठन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे जितने हमारे ये अकाउंटेंट्स होते हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये सभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। जितने हमारे वकील एडवोकेट होते हैं, ये सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। और जितने डॉक्टर्स होंगे ये सभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम करेंगे। तो ये संस्थाएं जो हमारी हैं, बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल या चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने नीचे काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ट्रेनिंग जानकारी देती हैं और उनके नियमों का पालन प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति को करना होगा। फोर्थ पॉइंट है आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट। अभी हमने जिन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जिन संस्थाओं की बात की जिनके नीचे कोई व्यक्ति कार्य करते हैं, वो संस्थाएं क्या करती हैं, अपने नीचे काम करने वाले सभी पेशेवर व्यक्तियों को के लिए एक नियमों की लिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये नियमों की लिस्ट का पालन प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति को करना होगा। जैसे हम बात करें, सभी डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर वो एनरोल्ड होते हैं। इसका मतलब वो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, उसने जो नियमों की लिस्ट बनाई उसका पालन प्रत्येक डॉक्टर को करना होगा। यदि वो नहीं करते तो फिर उनसे उनकी कार्य करने की, प्रैक्टिस करने के जो लाइसेंस है वो वापस लिया जा सकता है। तो ये नियमों की लिस्ट होती है कोड ऑफ कंडक्ट। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनमानी करने से रोकता है और पेशे की गरिमा या गुडविल को बनाए रखने की कोशिश करता है। पांचवा पॉइंट है सेवा भावना या सर्विस मोटिव। ये जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना तो होता ही है, उसके साथ ही सेवा भावना या सर्विस मोटिव भी होता है। मतलब ये कि इनको यदि किसी गरीब आदमी को मुफ्त में सेवा प्रदान करने के मौका मिलता है तो वो भी इन्हें करना चाहिए। केवल पैसे के लिए ही कार्य नहीं करना है, लोगों को सेवाएं, सर्विसेज बिना पैसे के भी प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट दिया गया ईमानदारी और नैतिकता। ईमानदारी इसमें प्रमुख होती है। ईमानदार व्यक्ति जितना होगा उतना ही वो अच्छा पेशेवर साबित होता है। और दूसरा है नैतिकता या मॉरलिटी। नैतिकता या मॉरलिटी का मतलब ये होता है यदि आपके पास आपका कोई क्लाइंट या ग्राहक आता है और वो अपनी कोई समस्या बताता है, तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति ने जो अपने बारे में बताया वो सब कुछ हम अपने पास ही रखें, किसी और को उसके बारे में ना बताएं। जैसे हम डॉक्टर के पास गए और अपनी बीमारी के बारे में बताया, और यदि वो डॉक्टर सबको बताता फिर कि इस आदमी को ये बीमारी है, तो फिर हमारी हो सकता है बेइज्जती हो जाए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की जो जानकारी उसने हमारे को दी है उसको अपने तक ही सीमित रखें। ये नैतिकता कहलाती है। नेक्स्ट रेफरेंस हमारा है समानता। व्यवसाय और पेशे में क्या समानता है, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो पहली समानता क्या आ गई, दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, बोथ सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। व्यवसाय हम क्यों करते हैं, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। पेशेवर व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही सारी सर्विसेज या सेवाएं प्रदान करता है। सेकंड है दोनों में जोखिम होता है, बोथ इन्वॉल्व रिस्क। दोनों में जोखिम है, हो सकता है लाभ हो जाए, हो सकता है ना हो। लाभ नहीं होगा तो वो जोखिम है हमारे लिए। तीसरा पॉइंट है दोनों में सेवाओं के बदले पारिश्रमिक मिलता है, बोथ गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न। दोनों को, बिजनेस की बात करें तो हमें लाभ मिलेगा और यहाँ पर पेशे की बात करें तो हमें फीस मिलती है। फोर्थ पॉइंट है दोनों लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, मोटिव ऑफ बोथ इज टू अर्न द प्रॉफिट।
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है नौकरी या फिर रोज़गार। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। एम्प्लॉयमेंट और सर्विस का मतलब है नौकरी करना। हम जानते हैं हमारे को पैसे की आवश्यकता है, हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने कहा भाई हमारे को नौकरी चाहिए, ठीक है। दुकानदार फिर हमारे को बोलेगा कि आपको ये काम करना होगा। हम मान जाएंगे कि ठीक है, हमें आप ये काम बता दो, हम ये करेंगे या फिर ये नहीं करेंगे। जब दोनों एक बात पर सहमत हो गए फिर हम बात करेंगे हमको तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो बोलेगा ठीक है, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे। फिर तनख्वाह के बारे में होगा, हम बोलेंगे ज़्यादा दो, वो बोलेगा कम दो। तो जहाँ पर हमारी तनख्वाह तय हो गई, बस फिर हम अगले दिन से नौकरी पर जाते हैं और फिर वो व्यक्ति हमारे को जो काम बताएगा वो हम करेंगे, और जितनी तनख्वाह बताई होगी उतनी तनख्वाह उससे मिल जाएगी। कहने का मतलब जब हम नौकरी करते हैं तो उसके बदले में हमें तनख्वाह मिलती है। इंग्लिश में से सैलरी या वेजेस कहा जाता है। यह तनख्वाह या तो रोज़ हमें मिल सकती है, जैसे हम दिहाड़ी लगाएंगे तो रोज़ मिल जाएगी, हफ्ते में एक बार, फोर्टनाइटली, महीने में 2 बार या महीने में 1 बार। हम जो नौकरी करेंगे वो हमारी नौकरी कैजुअल या परमानेंट हो सकती है, स्थायी या अस्थायी हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब रोज़गार के लक्षण और विशेषताएं। रोज़गार या नौकरी की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला पॉइंट दिया गया, यह विशेष समझौते के अधीन दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा है। इट्स सर्विस गिवन अंडर एग्रीमेंट। एक समझौता हुआ हमारे और मालिक के बीच में कि मैं ये काम करूँगा और उसने बोला कि ठीक है आपको ये काम करना होगा, उस समझौते के अनुसार जो काम वो देगा वो काम मुझे करना होगा। सेकंड पॉइंट है, इसमें सेवा की शर्तों से युक्त नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इट्स गिवन अंडर एन अपॉइंटमेंट लेटर मेंशनिंग द कंडीशन ऑफ द सर्विस। बड़ी कंपनी में जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, हम यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी वाले हमारे को एक लेटर देते हैं, जिस लेटर को बोला जाता है नियुक्ति पत्र हिंदी में, और इंग्लिश में अपॉइंटमेंट लेटर बोला जाता है। जब हमारे को ये नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तब ये मान लिया जाता है कि हमारी नियुक्ति हो गई, हमें नौकरी पर रख लिया गया। उसके बाद हमारी नौकरी प्रारंभ होती है। थर्ड पॉइंट है, कर्मचारी मालिक द्वारा सौंपे गए कार्य को करता है। एम्प्लॉयज़ परफॉर्म द जॉब असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। मालिक जो काम देगा कर्मचारी को वो काम करना है। फोर्थ पॉइंट है, कर्मचारी मालिक का नौकर होता है और उसके कहे अनुसार को काम को करता है। एम्प्लॉयज़ सर्वेंट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड परफॉर्म असाइंड जॉब। क्योंकि हम नौकर हैं अपने मालिक की, जिसने हमें नौकरी दी है, इसलिए जो वो कार्य कहेगा वही हमारे को करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है, रोजगार में पूंजी कर्मचारी की नहीं स्वामी की होती है। कैपिटल इज एम्प्लॉयड हेयर बाय द एम्प्लॉयर एंड नॉट बाय द एम्प्लॉय। जो हम नौकरी की बात करते हैं तो दुकान जिसमें हम नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पर सामान किसका है, पूंजी किसकी लगी है, मालिक की, हमारी नहीं होती। हम तो केवल जाके जो काम वो बताएगा वो करेंगे और आ जाएंगे। सिक्स पॉइंट है, जोखिम स्वामी का होता है ना कि कर्मचारी का। रिस्क इज़ फॉर द एम्प्लॉयर एंड नॉट फॉर द एम्प्लॉय। यदि हम जोखिम की बात करें, हानि की बात करें, तो यदि हमारी कोई दुकान है उसमें हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। हानि जो होगा वो हमारा जोखिम कहलाता है, ठीक है। तो अगर मेरी एक दुकान, अगर कोई दुकान है जिस पे मैं नौकरी करने जाता हूँ, ठीक है, और मालिक ने कहा कि आपको महीना भर जो मैं कहूँगा वो कार्य आपको करना है और उसके बदले में आपको 10,000 रुपये तनख्वाह दे दी जाएगी। हमने मान लिया और महीना भर हमने काम किया। अब दुकान में यदि हानि होती है तो वो हानि मालिक सहन करेगा, हम नहीं। हमने महीना भर काम किया, चाहे हानि हो या लाभ, हमारे को उतनी तनख्वाह मिल ही जाती है। इसलिए जोखिम मालिक का होता है, स्वामी का होता है, कर्मचारी का नहीं। सेवेंथ पॉइंट है, नियोक्ता सरकारी या निजी संस्था को भी हो सकता है। एम्प्लॉयर में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी। जो नियोक्ता है, नियोक्ता मतलब मालिक, जिसने हमें एक नौकरी पर नियुक्त किया, वो या तो गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, पेशा के बारे में पढ़ा और रोज़गार के बारे में पढ़ा। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला दिया गया प्रारंभ करने का तरीका या कमेंसमेंट्स। कमेंसमेंट का मतलब ये हुआ व्यापार को शुरू करना है। हम एक दुकान शुरू करना चाहते हैं, हमने थोड़ा सा सामान खरीदा, दुकान में रखी और दुकान शुरू कर दी। फिर तो कोई ज़्यादा शुरू करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, परंतु कुछ एक ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनको शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है। जैसे हम बात करें मेडिकल स्टोर की, तभी हमने पॉइंट लिखा, आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्रवाई करके, वैधानिक मतलब कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो, लाइसेंस लेना हो तो वो लो और बिज़नेस को शुरू करो। इफ़ रिक्वायर्ड देन बाई परफॉर्मिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। प्रोफेशन या पेशे की बात करें तो हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर या इंजीनियर कौन बन सकता है, जिसके पास कोई डिग्री होगी, कोई सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर दिया गया
अधिकारी से प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट लेकर के ही हम कोई पेशा या प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी। एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, जब वो हमें मिल जाता है उसके बाद ही हमें नौकरी मिलती है। सेकंड पॉइंट है कार्य की प्रकृति या नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो किस प्रकार से हम कार्य करते हैं, या तो हम वस्तुएं और सेवाओं को बनाते हैं, हम कोई कच्चा माल लाए, उससे हमने कोई चीज़ बनाई और बना करके बेची, इसका मतलब हमने उत्पादन किया, प्रोडक्शन की, या फिर सामान खरीदा कम कीमत पर और ज़्यादा कीमत पर उसको बेच करके लाभ कमाया। तो वस्तुओं और सेवाओं का या तो हम उत्पादन करेंगे, उनको बनाएंगे, या खरीद करके कम कीमत पर चीज़ें खरीद करके लाएंगे और ज़्यादा कीमत पर चीज़ों को बेच करके लाभ कमाएंगे। पेशा या प्रोफेशन की बारे में बात करें तो यहाँ पर हम विशेषज्ञ होते हैं और हम व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारे पास जो व्यक्ति आएगा उसको हम कोई सलाह देंगे, कोई सजेशन देंगे, कोई सेवा प्रदान करेंगे और उसके बदले में हम फीस लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है रोजगार या एम्प्लॉयमेंट में जो समझौता हुआ है मालिक और कर्मचारी के बीच में, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में, उस समझौते के अनुसार जो कार्य मालिक द्वारा सौंपा जाता है उस कार्य को हम करते हैं। जॉब असाइंड बाय द एम्प्लॉयर अंडर द एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट है योग्यता या फिर क्वालिफिकेशन। जब हम बात करते हैं नौकरी की, इसमें कोई औपचारिक योग्यता नहीं चाहिए होती है। व्यापार की, इसमें कोई औपचारिक योग्यता नहीं चाहिए होती है। नो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। हम दुकान शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए केवल इतना सा होना चाहिए कि हम सामान को गिन सकें, हिसाब किताब रख सकें और पैसे ले दे सकें। बस इतनी सी यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं, मतलब व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पेशे या प्रोफेशन की बात करें तो औपचारिक योग्यता होना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ कंपलसरी। हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, उसके बिना हम अपना प्रोफेशन या पेशा शुरू नहीं कर सकते। रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर भी आवश्यक नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो कुछ एक ऐसी नौकरियाँ होती हैं जहाँ पर कि कोई डिग्री होना ज़रूरी होती है केवल वहीं पर, अन्यथा नौकरी के लिए, सामान्य नौकरी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास कोई डिग्री की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रतिफल या फिर रिवार्ड। प्रतिफल या रिवार्ड का मतलब है ये कार्य के बदले में हमें क्या मिलेगा। जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसके बदले में हमें लाभ मिलता है। यदि हम पेशा या प्रोफेशन करते हैं तो उसके बदले में हमें फ़ीस मिलती है। और यदि नौकरी करते हैं हम लोग, रोज़गार है तो एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके बदले में वेतन या मजदूरी, सैलरी या फिर वेजेस मिलती हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है पूंजी और विनियोग, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। यदि हम बिजनेस या व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुसार हमारा पूंजी की मात्रा जो है वो ज़्यादा हमें चाहिए होती है। यदि हमारी दुकान बहुत बड़े आकार की है, बहुत ज़्यादा सामान उसमें है तो ज़्यादा पूंजी चाहिए। छोटी सी दुकान है तो छोटी पूंजी चाहिए। पेशे की बात करें, यहाँ पर बहुत कम पूंजी चाहिए होती है। एक पेशेवर व्यक्ति है, इंजीनियर, उसने टेबल कुर्सी लगाना है और वहाँ पर अपने लोगों को सलाह देना शुरू करता है, इसलिए बहुत कम पूंजी से हमारा पेशा जो है शुरू हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की बात करें तो एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नौकरी करने जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर सारी पूंजी मालिक की लगती है, कर्मचारी की नहीं। सिक्स पॉइंट हमारा है जोखिम या फिर रिस्क। व्यवसाय यदि बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर लाभ और हानि जो है वो निश्चित होता है। प्रॉफिट और लॉस इज अनसर्टेन। निश्चित नहीं होता कि हमें लाभ होगा या हानि, इसलिए यहाँ पर जोखिम ज़्यादा होता है। पेशे की बात करें, यदि हम लापरवाही करते हैं तो उससे हमारी लायबिलिटी या दायित्व जो है वो निश्चित हो जाता है। लायबिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, यदि हम लापरवाही नहीं करते तो पेशे में रिस्क जो है वो कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की बात करें, नो रिस्क इज़ इन्वॉल्व। जोखिम यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, यदि किसी प्रकार की कोई हानि होगी उस हानि को कौन सहन करेगा, व्यवसाय का मालिक। कर्मचारी सहन नहीं करता है। सेवन्थ पॉइंट यहाँ पर हमारा है हित का हस्तांतरण या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिस्क इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यह है कि अपने हित को हस्तांतरित हम कर सकते हैं, अपने जो हिस्से का जो पैसा है क्या हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इंटरेस्ट कर लीजिएगा हेडिंग में, रिस्क की जगह पर। यहाँ पर हमने दिया कि हम व्यवसाय को दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं। मान लो हमारी एक दुकान है, हम नहीं करना चाहते तो हमने दुकान किसी और को पैसे लेकर बेच दी, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसका हस्तांतरण कर दिया, दूसरे व्यक्ति को सौंप दी। प्रोफेशन या पेशे में ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी डन, क्योंकि यदि हम दुकान कर रहे हैं
मेडिकल प्रोफेशन की, इंजीनियरिंग की, तो जिस व्यक्ति के पास ये डिग्री होगी वही व्यक्ति इसको कर पाएगा। कोई और व्यक्ति को हम उसे बिना डिग्री वाले को नहीं सौंप सकते। नौकरी की बात करें तो वहाँ पर भी हम अपनी नौकरी किसी और को नहीं दे सकते, तो वहाँ पर भी हस्तांतरण इसका नहीं हो सकता। 8वां पॉइंट है आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बारे में हमने पढ़ा कि व्यवसाय का कोई आचार संहिता नहीं होती है, हम अपनी मर्जी से अपनी दुकान चलाते हैं। प्रोफेशन में ऐसा होता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होती है, केंद्रीय संगठन हमारा होता है, उसके जो नियमों की लिस्ट होती है, आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट, उसका पालन करना ही पड़ता है। उसके बिना हमारी डिग्री जो है या क्वालिफ़िकेशन जो होती है उसे वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आचार संहिता तो नहीं होती, परंतु एक समझौता हुआ होता है मालिक और कर्मचारी के बीच में। तो उस समझौते में जो भी बातें तय की जाती हैं उन सभी बातों का पालन एक कर्मचारी को करना होता है। 9वां पॉइंट हमारा है उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। व्यापार करने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पेशा जो होता है उसका उद्देश्य सेवा करके लाभ कमाना होता है। अर्निंग बाय रेंडरिंग सर्विसेज, यहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उसके बदले में फीस ली जाती है। जब एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य वेतन या फिर मजदूरी कमाना होता है।